राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। मैं डॉक्टर अनुपम, सहायक आचार्य हिंदी विभाग। आप सभी बच्चों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम परीक्षा से पहले एक वीडियो में आपकी तैयारियों को लेकर और हिंदी साहित्य में कैसे क्या करना है एक बार बात करेंगे वीडियो में। वैसे तो साल भर अपनी कक्षाएं हुई है, नियमित विद्यार्थी जानते हैं बच्चे सब, और अपन ने एक एक चीज़ जो है बारीकी से पढ़ी है। एक एक जो प्रश्न आने वाले हैं परीक्षाओं में कैसे क्या करना है। लेकिन चूंकि लंबा समय होता है, सितंबर अगस्त से अपनी क्लासेस हुई थी, तो अभी मार्च आ गया है, तो कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं। और बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर एक वीडियो जो है परीक्षा को लेकर बनाया जाए। और हम तो 25 तारीख को अपना जो है बीए फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है हिंदी लिटरेचर का। तो फर्स्ट पेपर, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपके आसपास कोई स्वयं पाठी विद्यार्थी हो, प्राइवेट विद्यार्थी हो, तो उससे पेपर लेके, उनका पेपर हो चुका है एक्चुअली फर्स्ट ईयर का, तो वो मेरे पास है, तो मैंने वो पेपर देखा है, तो उस पर भी बात करेंगे अपन। तो मैंने आपसे भी कहा था कि आप उस पेपर को देखें और उसको सॉल्व करें, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अभी परीक्षाओं में, पहले उस पर बात करते हैं, फिर अपन हिंदी साहित्य पे बात करते हैं। एक तो बात बच्चों, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं उस दिन हिंदी साहित्य का भी पेपर देख रहा था, तो बच्चे बहुत कम लिख रहे हैं। अब स्वयं पाठी विद्यार्थियों का अपन जान सकते हैं कि उनके पास इतने पढ़ने के और वो साधन नहीं होते हैं, और उतना उनकी गंभीरता भी नहीं होती है। 2 घंटे में वो पेपर करके घर जा रहे हैं, बैठ जाते हैं, तो उनके पास मटेरियल नहीं है। लेकिन ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको इतनी तैयारी करनी है कि आप लगभग पूरे 3 घंटे तो लिख पाएँ। विश्वविद्यालय ने 3 घंटे परीक्षा और जो आपकी 28 पेज की कॉपी बनाई है, तो आपको लगभग जो जितनी शब्द सीमा मांगी गई है उतना आंसर तो आपको लिखना चाहिए। आप बड़े सवालों को अगर आधा एक पेज में ही लिख रहे हैं जो 15 नंबर का है, तो फिर उससे जो है परीक्षा में वो प्रश्न करने पर उस तरह से आपको अंक नहीं मिल पाते। तो मेरा सभी जो रेगुलर विद्यार्थी है उनसे एक ये आग्रह है कि वो मैटर बहुत अच्छा इकट्ठा करें। मैंने लिखवाए भी हैं पूरे नोट्स और सब विस्तार से बात की है, और उसको बढ़ाएं, अपने से पढ़ के और कुछ सोचें, अपने मन से लिखना सीखें। तो मैटर आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए जिससे आप काफ़ी लिख पाएँ। दूसरा, अब मैटर आपके पास बहुत अच्छा हो गया तो बच्चे पहली परीक्षा में लिख नहीं पा रहे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हाथ से। बार बार आप हाथ झटक रहे हैं, आप हाथों को ऐसे, क्योंकि इसका कारण क्या है कि आपने हाथ से लिखने का अभ्यास नहीं किया। तो वो आप घर पे, अभी आज 23 हुई है, 24 2 दिन है आपके पास, आप वैसे ही कुछ चीज़ें याद करके या देख के भी जो है, आप अगर हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक हाथ जो है वो एक उस कंडीशन में आ जाएगा कि आप लिखते समय आपको फिर स्पीड बन जाएगी। अगर आप परसों सीधा लिखना शुरू करेंगे तो आप उतने पेज नहीं लिख पाएंगे और आप जो है बहुत कम लिख पाएंगे। एक और चीज़ मैंने देखी है कि जैसे जो आपका पहला खंड है, अभी ये प्राइवेट का पेपर मेरे पास पड़ा है, तो पहला खंड में खंड अ है, उसमें छोटे सवाल आते हैं, अति लघुतरात्मक जिनको हम कहते हैं, सबसे छोटे सवाल। तो उसके उसके अंदर आपको 3 4 पंक्तियों में उत्तर देना है, उसमें आपको कोई 1.5 2 पेज नहीं भरना है। तो ये आप जो है ध्यान रखें। जो पहला आपका खंड आएगा, खंड जिसमें 2 2 नंबर के 10 सवाल होंगे, उसमें अधिकतम आपको 50 शब्द इन्होंने लिखा है, तो यानी मतलब 3 से 4 पंक्तियों में प्रश्न का उत्तर होता है। कई बार सीधा 1 2 शब्दों का ही प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे कि स्वयं पाठी विद्यार्थियों से पूछा कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है, तो इसमें आपको सीधा रचना का नाम ही लिखना है, इसमें तो 3 4 पंक्तियां भी नहीं हो सकती। तो ये आप चीज़ ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है कि प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आप प्रश्न खंड लिख दीजिए, खंड अ, फिर सीधा हाँ बली उत्तर लिखिए, उत्तर 1 उत्तर 2। प्रश्न लिखने से हमारा समय जो है दुगना खर्च होगा। हम पहले प्रश्न को लिखेंगे फिर उत्तर को लिखेंगे, तो वो समय आप बचाएं, वो ध्यान रखें। आप खंड अ लिखिए और प्रश्न जो है करते जाइए। दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं बड़े सवाल से जो है प्रश्न शुरू करते हैं। मुझे लगता है जो छोटे सवाल आपके आगे के 10 आए हुए हैं, आपको उससे शुरू करना चाहिए, और उसमें जो आ रहा है वो तुरंत आप करते जाएं,
फिर आप बड़े सवालों की ओर जाएं, ताकि छोटे सवाल एक बार आपके कंप्लीट हो जाएं। और अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में सोच के लिख दीजिएगा। लेकिन जो भी 10 में से 7, 8, 9, 10 आपको जितने आ रहे हैं उनको क्रम से लिखिए। क्रम को मत तोड़िए कि पहले आप बीच में टिप्पणी परख कर रहे हैं फिर वापस छोटे पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। पहले छोटे सवालों से शुरू किया, जितने आ रहे उतने किए, फिर टिप्पणी परख सवालों पे चले गए, जो खंड ब है। खंड ब में एक और चीज़ है कि हर यूनिट से एक ही सवाल आपको करना है। उसमें आपको दो दो जो है प्रश्न मिलेंगे, तो प्रश्न उसमें से एक आपको करना है, यानी कुल 5 इकाई हैं। आपको मैंने पहली कक्षा में भी बताया था, सिलेबस पे जब बात की थी। अपने हिंदी साहित्य में पहले पेपर में 5 इकाई है, दूसरे पेपर में 5 इकाई है। तो इन्हीं 5 इकाइयों से दो दो नंबर के 10 छोटे सवाल आते हैं। फिर 10 मध्यम आकार की जो खंड ब होता है उसमें आता है। तो उसमें 10 में से हर यूनिट में से एक करने हैं, तो कुल दो, प्रत्येक यूनिट से 2 रहेंगे, तो आपको एक करना है। और इसी प्रकार अपन बात करें बड़े सवाल की, तो वो हर यूनिट से एक एक आएगा, तो कुल हो जाएंगे सवाल 5। उसमें से आपको 2 ही करने हैं, यानी कोई 2 आप कर लें। ये ध्यान रखिएगा आप कि आप वो जो 2 सवाल कर रहे हैं वो करें जो सबसे अच्छे आपके आ रहे हैं। जैसे स्वयं पाठी विद्यार्थियों के आया कि पंत प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, इस पंक्ति के संदर्भ में प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। आपको अगर ये सबसे अच्छा सवाल ये आपको हल करना आ रहा है तो आप ये करो। जागो फिर एक बार कविता की मूल भावना को विवेचित कीजिए, ये अगर आपको आ रहा है तो 5 में से जो 2 सबसे अच्छे सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओ वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि आप इन प्रश्नों को जो सबसे बड़े खंड स में आएंगे, तो ये लगभग 4 से 5 पेज 6 पेज का प्रश्न, आपको उसका लगभग 4-5 पेज तो आपको लिखने हैं। तो उसके लिए आपको उदाहरण याद होने चाहिए। मैंने वैसे आप बच्चों को कविताएं याद करवाई थी, आपको टास्क भी दिया था कक्षाओं के समय कि आप हर हर कवि की 3-3, 4-4 काव्य पंक्तियां याद करें, 3-3, 4-4 उदाहरण याद करें। उससे क्या होता है कि हमारी कॉपी अच्छी होती है। जो स्वयं पाठी होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को कविता याद नहीं होती, तो वो केवल जो है उत्तर ऐसे ही लिखते हैं बिना उदाहरण के। जबकि होना ही चाहिए कि आप जब काव्य का प्रश्न कर रहे हो तो आपके पास हर कवि की 3-4 उदाहरण याद होने चाहिए, हर कवि के। तो उससे आपकी कॉपी समृद्ध होती है। परीक्षक भी सोचता है कि ये बच्चा बहुत पढ़ के आया, इसको पंत की कविता याद है, निराला की कविता याद है, महादेवी की कविता याद है। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। जिन बच्चों ने याद नहीं किए हैं, 8 कवि अपने पाठ्यक्रम में हैं। हर कवि की 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण कविताएं मैंने नियमित विद्यार्थियों को बताई है। जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको पता है। तो आप वो कविताएं अच्छे से याद करें और उनको परीक्षा में लिख के आए। केवल याद करके अपने तक नहीं रखना है, उनको आपको लिख के आना है। अब अपन बात करें कि जो प्राइवेट का आया था फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर का काव्य, जो अपना पहला पेपर है, आप जानते ही हो उसमें 8 कवि है, हरिओद, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, दिनकर और अज्ञेय। तो 8 कवि से है अपने प्रश्न आते हैं। पहली 4 इकाई जो है, तो खंड अ जो है वो आपके पहले जो है छोटे सवाल जो हैं वो खंड अ से। अब अपन बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो प्राइवेट का हिंदी साहित्य का पहला पेपर आया था। तो इसमें जो है छोटा सवाल आया है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है। मैंने आपको सभी कवियों की रचनाएं लिखाई है और आपसे कहा है 4-4 कम से कम रचनाएं याद करें, क्योंकि प्रश्न जो है वो हर कवि पर 2-3 तरह के छोटे सवाल बनते हैं, जिस पर अपन ने क्लास में विस्तार से बात की है। एक तो कवि की रचनाएं कौन कौन सी होती है, तो वो आपको याद है, अब मैंने रटा दिया दो को। तो फिर उसमें एक सवाल बनता है प्रथम रचना कौन सी थी, तो वो आप जब अपनी पुस्तक पढ़ोगे, आधुनिक काव्य जो आपकी किताब है पतली सी, उसमें आप एक, अभी भी आपको बता रहा हूँ, शुरू के जो पेज हैं उसमें हर कवि पर 1.5 से 2 पेज है। हिंदी साहित्य की कविता का इतिहास पर भी पेज है। ये लगभग जो है मेरे पुस्तक में 18-19 पेज दिए हुए हैं। इनको आप गंभीरता से पढ़ लें तो आपको आधे सवाल यहीं से मिल जाएंगे। आपकी किताब की शुरू में ही हर कवियों पर 2-2 पेज की जो है वो सामग्री दी हुई है। पंत, प्रसाद, निराला सब पर दी हुई है, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके बारे में। और जो आखिरी यूनिट है वो भी जो है उसमें दी हुई है, जो कविता का इतिहास है। तो आपको उस जो है कविता के प्रश्न जो है वहाँ मिल जाएंगे। और कुछ प्रश्न जो है देखिए, जैसे पहला ही प्रश्न जो है वो बिल्कुल पुस्तक
कि जो किताब पढ़ के आएगा उसी को पता चलेगा, वो जो व्याख्या करके आएगा कि प्रिय प्रवास के श्री कृष्ण की दृष्टि में किसका धरती के मध्य आना सफल है। तो आप जब कविता पढ़ोगे पंत की, तभी जो है आपको, जब आप प्रसाद की कविता पढ़ोगे तभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। तो ये प्रश्न जो है हरिओत जी की संकलन से लिया हुआ है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई जो जो आत्म जो आत्म उत्सर्ग जो है करेगा उसी का जो है धरती के मध्य आना सफल है। जो इन सब चीज़ों में बंधा नहीं रहता है, जो होता ना वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा है, कांते सफल अवनी मध्य आना उसका। अब ये सवाल अंदर से पूछ लिया इन्होंने, सीधा ना पूछा और अंदर से। तो आप कविता पढ़ोगे तभी ये कर पाओगे। एक सिंपल सवाल पूछ लिया, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है, तो आपको मैंने कहा है हर कवि की रचनाओं के बारे में ध्यान रखना है। इसी तरह से छोटे सवाल आए हुए हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मैंने लिखवा रखा है आपको। तो ये जो चीज़ है, ये छोटे छोटे सवाल आप जो मैंने नोट्स लिखाए हैं वहाँ पर भी हैं, आपकी किताब के शुरुआती पन्नों पर भी है। और छोटे सवाल जो आएंगे वो 2-3 तरह के, इससे समझ आ रहा है आपको। जो आखिरी यूनिट है उसमें सीधे सवाल है, बिल्कुल आपको अनुप्रास और यमक अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो अलंकार आप बिल्कुल रट जाइए, याद कर जाइए किस अलंकार की क्या विशेषता है, क्या उदाहरण है। एक सवाल है प्रगतिवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, यानी प्रगतिवाद जो है वो कब आया और उसकी क्या 2 विशेषताएं हो सकती है। तो सीधा 2 विशेषताएं आपको याद हो, आप लिख दीजिए। तो छोटे सवालों में आप देखिएगा, रचनाएं याद कर लीजिए हर कवि की। पहली रचना कौन सी है, किस रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला था, या कौन सा पुरस्कार, बड़े बड़े 2-3 पुरस्कार है, साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, ये आप ध्यान कर लीजिए। अगर किसी कवि को मिला है तो वो किस पर मिला है, ये आप जो है ध्यान कर लीजिए। कुछ जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने अंडरलाइन करवाई थी आपको, जो आपके किताब के अंदर मैंने बताया था कि वो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो पंक्तियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पंक्ति दे देंगे और बोलेंगे ये किस कवि की है या इसका क्या आशय है, तो वो आप व्याख्या जब हल करोगे तो आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार खंड ब में आप देखेंगे तो स्वयं पाठी विद्यार्थियों से पहले 3 सवाल जो हैं वो व्याख्या के ही पूछ लिए टिप्पणी परक में, उसमें प्रश्न नहीं पूछा। फिर बाद में जाके चौथी और 5वीं इकाई में उनसे प्रश्न पूछा। तो व्याख्या का आपको पता ही है, कम से कम 2 पेज आपको लिखने हैं, 1.5 से 2 पेज। प्रसंग आप दे देंगे, किस कवि ने रचना लिखी है, क्या उसके अंदर आया है, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कवि की रचना है। फिर व्याख्या जो है आप उसको शुरू कर देंगे। फिर बाद में विशेष में आपको पता ही है, अगर कोई अलंकार उन पंक्तियों में आ रहा है तो लिखना है, भाषाई विशेषता क्या है और उस खंड की केंद्रीय भावना क्या है, उसका मूल संदेश क्या है, वो जो आपको अंश आया है ना। तो वो फिर जो है आप जो है तुरंत उसको हल करेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर व्याख्या दी है। और फिर से हरिओत जी का पहला प्रश्न वही है, जो होता नीरव तप में मुक्ति कामना से आत्मार्थी है, ना कह सकते उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित हो, लोक सेवा जिसे है प्यारी, सच्ची अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। तो ये जो है, ये आप पंक्ति पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, अगर आप पढ़ के आएंगे तो किस कवि ने ये लिखा है। इसकी व्याख्या करने के लिए वही प्रसंग आप लिखोगे, किस कवि की रचना है, किस रचना का नाम क्या है, क्या यहाँ कवि कहना चाह रहा है, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और फिर जो है विशेष करेंगे। तो इस तरह से जो है पहले 3 सवाल जो है वो प्रश्न पूछा गया है। जैसे इकाई 3 में पूछा गया है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो ये अब एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता दे दी। तो ये अब आपको जो है पता रखना है कि किस कवि की रचना है, कौन इसको लिखा था और क्या इसकी मूल भावना क्या है, जीवन विरह का जलजात। तो आप जब पढ़ेंगे व्याख्याओं को तो पता चल जाएगा कि महादेवी वर्मा जी की इसी शीर्षक की कविता है, जीवन विरह का जलजात। इस तरह से जो है आप हर कवि को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको अपना व्याख्या का जो है वो जो है अर्थ और वो विशेष आपको पता चल जाएगा। फिर चौथी और 5वीं यूनिट में 5वीं यूनिट में तो वैसे ही आपके टिप्पणी परक सवाल सीधे आएंगे। तो इन्होंने पूछा है छायावाद की प्रवृत्ति। तो आप देखिए, छोटे सवाल में पूछा प्रगतिवाद, फिर पूछ लिया छायावाद।
और अंतिम बड़ा प्रश्न जो आखिरी यूनिट है 5वीं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से है, आधुनिक काल की कविता पे और छंद अलंकार पे, तो उसमें पूछ लिया इसने द्विवेदी युग की विशेषताएं। तो लगभग सब युग इसने कवर कर लिए। तो आप भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, भारतेंदु युग, इन पर आप जो है मैंने लिखवाया भी है, और आप इसको जो है करके आएँ तो आपको प्रश्न जो है अंतिम इकाई से मिल जाएंगे, और छंद अलंकार तो है ही हैं आपके। फिर जो है चौथा जो है दिनकर के काव्य का जो है राष्ट्रीय चेतना का काव्य है, यानी दिनकर जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। ये बड़ा सवाल भी बनता है और छोटा भी बनता है। दिनकर की राष्ट्रीयता, दिनकर की सांस्कृतिक काव्य धारा, उस पर हर हम 100% सवाल जो है महत्वपूर्ण बनता है। अज्ञे पे पूछा है टिप्पणी पर कि इन्होंने, चौथी यूनिट के ये सवाल हैं। अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि है। तो अज्ञे और प्रयोगवाद एक दूसरे के बिल्कुल जो है पूरक है। प्रयोगवाद को हिंदी में लाने वाले ही अज्ञे थे। तो आप अज्ञे को इसी तरह से तैयार करेंगे। अज्ञे का काव्य सौंदर्य, हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो मुझे लगता है, प्रत्येक कवि का काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषता है, ये आप सभी 8 कवियों की तैयार कर लेंगे, क्योंकि उन सब कवियों पे जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा उनके काव्य सौंदर्य को लेकर। तो आपको वो काव्य सौंदर्य के बारे में आना चाहिए प्रश्न। और अंतिम जो इकाई है वो बड़े प्रश्नों की है, उसमें इन्होंने 5 विकल्प दिए हैं। हरिओद के काव्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति, पंत प्रकृति के मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, जागो फिर एक बार, और फिर जो है दिनकर ओज के कवि हैं, 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। जो मैं आपको पहले बता रहा था, देखिए हर बड़े सवाल में मैंने कहा आपको उदाहरण आने चाहिए, तो आप देखेंगे कि हर प्रश्न में 100 उदाहरण विवेचना कीजिए, 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। इसका मतलब यही हुआ आपको कवि की काव्य पंक्तियों को वहाँ लिखना है। और अंतिम सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो द्विवेदी युग के कवि आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं अपने पास, हरिओद जी हैं। तो आप अंतिम सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जिस युग का कवि है, जैसे छायावाद के पंत प्रसाद निराला महादेवी है, तो आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। छायावाद के ये कवि हो गए, प्रयोगवाद के अज्ञे जी हो गए, राष्ट्रीय काव्य धारा के दिनकर जी हो गए, और भारतेंदु युग के आपके कोई कवि सिलेबस में है नहीं, तो द्विवेदी युग के आपके हरिओद जी और मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आप द्विवेदी युग जब भी बात करेंगे तो इन 2 कवियों को भी आप वहाँ लिखिए। तो इससे आपका जो है तैयारी जो है आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। और सेकंड जो पेपर है उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सब जो मैंने बातें बताई है उस पर आप गौर करें और उस तरह से तैयारी करें, और जो है जो लिखाया है, जो पढ़ाया है, उसको ध्यान करें। तो आपको मुझे लगता है पेपर अच्छा होना चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।